खबरदार तक पर दिखाए जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं इसकी अगली कड़ी के रूप में जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है शहीद। भगत सिंह के जीवन पर आधारित 1965 में आई इस फिल्म का निर्देशन राम शर्मा ने किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका मनोज कुमार ने निभाई थी और इसमें मनोज कुमार के अलावा प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरूपा राय और कामिनी कौशल जैसे महत्वपूर्ण कलाकारों ने अपनी उपस्थिति और अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म में मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी को लोहड़ी के एक पर्व के अवसर पर एक प्रेम गीत गाने के दौरान ढोलक पर थाप देते हुए दिखाया गया था। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म की कहानी भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने लिखी थी और इसके गाने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। 13वें फिल्म पुरस्कार के लिए इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था और वहीं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इसे नरगिस दत्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गाने के लिए भी पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन तब बटुकेश्वर दत्त का उसी वर्ष निधन हो गया था जिस वर्ष 1965 में यह फिल्म रिलीज हुई थी, इसलिए उनके स्थान पर यह पुरस्कार दीनदयाल शर्मा ने लिया था। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ए वतन तेरी राहों में गां को लुटा जाएंगे, फूल चीज क्या है तेरी कदमों पे हम भेंट अपनी सिरों की चढ़ा जाएंगे। जोगी हम तो मिट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को खबर कब होगी। जोगी हम तो मिट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। आइए अब जानते हैं फिल्म शहीद की पूरी कहानी के बारे में। फिल्म शहीद की कहानी की शुरुआत नेपथ्य से गुलामी की तस्वीर बयां करती आवाज़ों से होती है। इसमें यह बताया जाता है कि गुलामी के इस कालखंड में हर अगले सुबह निकलने वाली सूरज की किरणें रोशनी नहीं बल्कि किसानों के लिए जुल्म का एक अंधेरा लिए आता था। अंग्रेज़ों के इस काले कानून से यहाँ के किसान बदहाल हो गए थे। किसान खेतों में मेहनत करते, उनके परिश्रम इन खेतों में लगी फसलों की बालियों और पेड़ों में लगे फलों से परिलक्षित भी होता था, लेकिन मेहनत भारतीयों का होता था और मुनाफा भारत को परतंत्र बनाने वाले अंग्रेज़ों का। इसी क्रम में एक किसान जिसकी ज़मीन नीलाम हो गई है
वह एक दूसरे किसान को अपना दुखड़ा सुनाता है कि लगान न चुका पाने के कारण उसकी ज़मीन नीलाम हो गई। ज़मीन की नीलामी के वजह से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में उसका परिवार कैसे चलेगा, वह यह सोच सोचकर बेहाल हुए जा रहा है। तब वह किसान जिसे वह अपना दुखड़ा सुना रहा होता है, वह उसे लोहड़ी पर्व के अवसर पर नंबरदार साहब के यहाँ आए बड़ा साहब के पैरों पर अपनी पगड़ी रखकर दया की पुकार करने के लिए कहता है, ताकि बड़ा साहब खुश होकर उसके लगान कम कर दें या कुछ ज़मीन वापस कर दें, तो फिर वह उससे अपने परिवार का कुछ भरण पोषण कर सकेगा। साथ ही वह किसान उसे लोहड़ी पर्व मनाने वहाँ आए हुए क्रांतिकारी अजीत सिंह और किशन सिंह से बच के रहने की भी सलाह देता है। यहाँ जैसे ही वह किसान बड़ा साहब के पैरों पर अपने सर की पगड़ी खोलकर रख रहा होता है, तभी अजीत सिंह, जिसकी भूमिका कृष्णा धवन ने निभाई है, वह उस पगड़ी को पैरों पर गिरने से पहले ही उठाकर वापस उसे देते हुए उसके स्वाभिमान को धिक्कारता है। एक गाना के माध्यम से लोहड़ी पर्व मनाने वहाँ जुटे लोगों को भी वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए ललकारता है। सरदार अजीत सिंह की यह हरकत देख अंग्रेज पुलिस उसे पकड़ लेती है। सरदार अजीत सिंह अपने भाई सरदार किशन सिंह, जिसकी भूमिका स्प्रू ने निभाई है, उसे प्रणाम कर वहाँ से जेल चला जाता है। इसके बाद भगत सिंह, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर मनोज कुमार ने निभाई है, वह अपनी माँ विद्यावती, जिसकी भूमिका कामिनी कौशल ने निभाई है, उससे यह पूछता है कि चाचा को पुलिस वाले क्यों ले गए। इस पर उसकी माँ विद्यापति उसे जवाब देती है, क्योंकि भारत गुलाम है। और फिर भगत सिंह के यह पूछने पर कि भारत गुलाम क्यों है, वह उसे एक कहानी के रूप में बताती है कि भारत में अंग्रेज पहले अतिथि के रूप में आए थे और हमने उन्हें अतिथि रूप में पूरा सम्मान दिया था, लेकिन फिर वह तिकड़म कर हमारा ही मालिक बन बैठा। इस पर सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि मैं तो स्कूल में मेरे जगह बैठे छात्र की एक बार कोई जब वहाँ दूसरा छात्र बैठ गया था और मेरे बार बार कहने पर भी वह मेरी जगह से नहीं उठा, तो मैंने उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर वह तुरंत मेरी जगह छोड़कर वहाँ से चला गया। इस पर उसकी माँ विद्यावती अंग्रेज़ों की संख्या लाखों में होने की बात बताती है, तो भगत सिंह कहता है कि स्कूल में शिक्षक ने भारतीयों की संख्या करोड़ों में होने की बात बताई थी, और तो फिर क्या करोड़ों देशवासी मिलकर भी इस लाख भर अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर नहीं भगा पाए। इससे पहले कि उसकी माँ भगत सिंह के इस पूछे गए सवाल के जवाब बताएं, रात के अंधेरे में छुपते छुपाते सरदार भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह जेल से भागकर परिवार से मिलता है और कहता है कि वह अंतिम बार अपने परिवार से मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद वह विदेश भाग जाएगा। अंग्रेज़ों ने उसके लिए जो मौत चुन रखी है वह इसे स्वीकार नहीं करता है। इस पर जब उसके पिता उससे यह कहते हैं कि वह देश के लिए मरने से डरता है, तब वह जवाब देते हैं कि वह मौत से नहीं घबराता, लेकिन हजारों लोगों ने अब तक यहाँ अपने बलिदान दिए हैं, लेकिन इससे क्या अंग्रेज़ों का कुछ बिगड़ा। ऐसे में वह अब अपना बलिदान करना नहीं चाहता है, बल्कि विदेशों में रहकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध तब तक लड़ना चाहता है जब तक कि अंग्रेज देश को आज़ाद न कर दे। फिर वह अपनी पत्नी, भाभी और भतीजा सरदार भगत सिंह से मुलाकात कर यह पश्चाताप करते हुए वहाँ से चला जाता है कि वह अपने भाई सरदार किशन सिंह से अब मुलाकात नहीं कर पाएगा। क्रांतिकारियों के परिवार में जन्मे भगत सिंह जैसे जैसे बड़ा होते चला जाता है, वैसे वैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करने का विचार उनके मन में उबाल मारने लगता है। पढ़ाई के दौरान वह नौजवान सभा के सदस्य हो गए थे और उसके क्रियाकलापों में हिस्सा लिया करते थे। जब उनका इम्तिहान समाप्त होने पर था, तब उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें घर आने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन आज़ादी के दीवाने भगत सिंह को घर आने की चिंता कहाँ। वहाँ से वे चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने कानपुर चले गए और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कहने लगे। पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद उनको इस उम्र में क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मोमबत्ती की आग में अपने हाथ को जलाकर हर प्रकार के संकट सहने और क्रांतिकारियों की बात का खुलासा नहीं करने वाली अपनी छवि की बात को सही साबित करने के लिए इतना कष्ट सहकर दिखाया, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें अपने क्रांतिकारी टीम में शामिल कर लिया। छुट्टी में भगत सिंह के घर नहीं लौटने से उसकी माँ विद्यावती काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बापू सरदार किशन सिंह जब उसके डेरा पर उसका पता लगाने जाते हैं, तो वहाँ उसे पता चलता है कि भगत सिंह कानपुर गए हुए हैं। इसके बाद किशन सिंह भारी मन से घर लौट आते हैं। यहाँ उसकी पत्नी और भगत सिंह की माँ विद्यापति जब भगत सिंह के लेकर सवाल करती है, तो वह इतना ही बता पाते हैं कि वह कानपुर चला गया है
किस काम से यह पता नहीं, लेकिन उसका पता लगाने के लिए हमने कानपुर स्थित एक मित्र को पत्र लिखा है। इस पर विद्यावती कहती है कि पता चलते ही उसे एक टेलीग्राम भेज देना जिससे मेरे बीमार होने की खबर लिखी हो, तो वह इसे पढ़कर तुरंत चला आएगा। और सचमुच टेलीग्राम पाते ही भगत सिंह अपनी मां से मिलने व्याकुल हो गए। वह अपने घर वापसी को लेकर आज़ाद चंद्रशेखर को सूचित करने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि आज़ाद एक ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूटने के लिए गए हुए हैं, लेकिन जब तक उसकी गाड़ी का वक्त हो तब तक वे वापस आ जाएंगे। इसके बाद भगत सिंह वहाँ से अपनी माँ के पास चले आते हैं। भगत सिंह को देखकर माँ स्वस्थ हो जाने की बात करती है और एक दिन उसे नंबरदार के यहाँ आयोजित लोहरी पार्टी में जाने के लिए भेजती है, जहाँ नंबरदार की बेटी उसे देखकर उसके प्रेम में प्रफुल्लित होती है और गाना गाते हुए जब भगत सिंह की माँ विद्यावती उसमें से एक बहू लाने की बात करती है जो कि नंबरदार की बेटी है, तो भगत सिंह उसे यह कहकर इस रिश्ते करने से इनकार करने का देता है कि अभी उसे एक दूसरी ही दुल्हनिया लानी है जो कि आज़ादी की दुल्हनिया है। इस बीच क्रांतिकारियों ने दिल्ली में अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी रखा गया। इसका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। सुखदेव को एक पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था इस क्रांतिकारी संगठन का सबसे पहला बड़ा काम भारत में प्रशासनिक सुधारों का जायजा लेने साइमन के नेतृत्व में आने वाले ब्रिटिश सांसदों के दल साइमन कमीशन का विरोध करना था। अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की पूरी हिदायत दी गई थी कि भारत में किसी भी हालत में इस कमीशन का कोई बहिष्कार न कर पाए। इस सिलसिले में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया। इसे देखते हुए अंग्रेज पुलिस अधीक्षक स्कॉट और उसके सहायक सैंडर्स की उपस्थिति में पुलिस ने क्रांतिकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें लगी चोट की वजह से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। तब उन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठियों के घाव ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय हालांकि घायल होने के बावजूद भी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते रहे, लेकिन इसमें लगी अंतर्निहित घाव काफ़ी गंभीर था जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब क्रांतिकारियों ने इसके लिए दोषी पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार शाम 4 बजे जब स्कॉट को अपने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निकलकर घर आना था, तभी उसे गोलियों से मारने की योजना बनी थी। इस तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार जब राजगुरु और भगत सिंह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के ठीक सामने अधीक्षक स्कॉट की हत्या का बदला लेने के लिए छिपे हुए थे, तब उस समय स्कॉट की जगह उसका सहायक सैंडर्स बाहर आ रहा था। इसे देख भगत सिंह ने राजगुरु से कहा कि स्कॉट की जगह यह आगंतुक तो सैंडर्स है। इस पर राजगुरु ने उससे भी लाला लाजपत राय की हत्या में शामिल होने की बात करते हुए उस पर दूर से गोली चला दी, जिससे सैंडर्स मोटरसाइकिल से गिर गया। तब भगत सिंह और काफ़ी नज़दीक चले गए और सैंडर्स पर नज़दीक से कई गोलियां चला दी। इस बीच वहां मची अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर भगत सिंह, राजगुरु आदि सभी क्रांतिकारी उस समय तो वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने घटी इस घटना में भगत सिंह के पगड़ी होने के कारण पुलिस को इस कांड में एक पगड़ीधारी सिख युवक के शामिल होने की पुख्ता जानकारी मिल गई थी। इधर इस नव सृजित क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की स्थिति में इसके भविष्य के क्रियाकलापों पर ग्रहण लगने की संभावना थी। इधर पुलिस क्रांतिकारी को विशेष रूप से सिख पगड़ीधारी क्रांतिकारी को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। ऐसे में क्रांतिकारियों को लगा कि भगत सिंह को यहाँ रखकर पुलिस के चंगुल से बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन लोगों ने स्वर्गीय भक्ति चरण बोहरा की विधवा दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह को वहां से कोलकाता भेजना की योजना बनाई। तय योजना के अनुसार भगत सिंह को पगड़ीधारी सिख से बदलकर एक हैटधारी आधुनिक युवक और दुर्गा भाभी तथा उसके बच्चे को उसकी पत्नी और बच्चे के रूप में दिखाते हुए रेलगाड़ी से कोलकाता भेजना था। निर्धारित तिथि को एक दंपत्ति के रूप में दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह कोलकाता पहुंच गए और क्रांतिकारियों ने राहत की सांस ली। इस बीच एक क्रांतिकारी दास बाबू ने भगत सिंह को आकर सूचना दी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें दिल्ली बुलाया है क्योंकि वहां पब्लिक सुरक्षा बिल पास होना है। क्रांतिकारियों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि संसद में जिस दिन यह बिल पेश होगा उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ एक बम से धमाका करेंगे जिससे किसी की जान नहीं जाए
और वहाँ क्रांति की आवाज़ भी बुलंद हो जाए। इसके लिए अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तय योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बिल पेश होते ही जबरदस्त धमाका किया और कई पंपलेट फेंके, जिसमें यह लिखा हुआ था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली न्यायालय में इन पर मुकदमा चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया कि अगर पहले ही से सारे आरोप तय कर लिए गए हैं, कोर्ट ने भी सजा देने का मन बना लिया है, तो फिर इस सुनवाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसके बाद जेल में उससे मिलने आसिफ अली आते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पहले तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, फिर उनके यह कहने पर कि इन दोनों की जान देने से ज़्यादा ज़रूरत इस समय देश को इन दोनों के जिंदा रखने को लेकर है, इसलिए ये दोनों अपना वकील उसे बना लें, ताकि सरकारी वकील के कहने पर इन दोनों की जान देने से ज़्यादा ज़रूरत है बचाने की, और जो सरकारी वकील इस पर आरोप लगाएंगे उसका ये काट आसिफ अली निकालेंगे। फिर आसिफ अली ने न्यायालय में बहस के दौरान सरकारी वकील और उसके गवाह को झूठा करार दिया। हालांकि मुकदमा फिर भी चलता रहा और जैसा कि अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा था वैसा ही अंत में फैसला सुना दिया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अखबारों में इस खबर को देखकर क्रांतिकारी काफ़ी परेशान हो गए। एक दिन क्रांतिकारियों के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की और उसमें से जयगोपाल को गिरफ्तार कर लिया। जयगोपाल के साथ पुलिस ने जब कड़ाई करनी प्रारंभ कर दी तो वह टूट गया और उसने क्रांतिकारियों के सारे ठिकाने बताने के साथ सरकारी गवाह बनना भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसके दिशा निर्देश पर क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। उनके अड्डों पर छापे मारे जाने लगे। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु सुखदेव को लाहौर की अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस पर एक क्रांतिकारी के रूप में आए परिवर्तन ने क्रांतिकारियों की सारी योजनाएं विफल कर दी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी आज़ाद ही बने रहे। पुलिस उसका पीछा करती रही और वे छिपते भागते रहे। लाहौर की अदालत में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को मौत की सजा देने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के क्रम में अंग्रेजों ने जेलर की मदद से क्रांतिकारियों को खूब पिटवाया, जिससे डरकर जयगोपाल, जो पहले ही सरकारी गवाही बन गया था, उसके बाद जेलर ने भगत सिंह की पिटाई कर अखबार की प्रतिलिपि दिखाते हुए उनसे यह कहा कि सुखदेव सरकारी गवाह बन गया। तब भगत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह सुखदेव कोई और होगा, जो सरकारी गवाह बना है वह उसका मित्र नहीं हो सकता। इसके बाद जेलर ने सुखदेव की भरपूर पिटाई की और जब उसे भी अखबार की एक प्रति दिखाते हुए बताया कि भगत सिंह सरकारी गवाह बन गया है, तब वह भी सरकारी गवाह बन गया, क्योंकि वह सारे माजरा को जानना चाहता था और इसलिए वह सरकारी गवाह के रूप में भगत सिंह से मिलना चाहता था। अंग्रेज प्रोसिक्यूटर का विरोध करते हुए न्यायालय में सुखदेव ने कहा कि जेल में अखबार की प्रति दिखाकर उसके साथ चीटिंग की जा रही है, उसे गलत बातें बताई गई हैं। तब भगत सिंह से मिलकर इसके पीछे का राज जानने के लिए उन्होंने सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया था। फिर भरे अदालत में उसने इस छलपूर्ण कार्रवाई के लिए अंग्रेज अधिकारियों को नीचा दिखाया, जिससे सारी क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इसके बाद अंग्रेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे जयगोपाल को गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया। जयगोपाल ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसके इशारे पर पुलिस अधीक्षक स्कॉट के असिस्टेंट सेंडर्स को पहले राजगुरु ने गोली मारी और उसके बाद भगत सिंह ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इधर अंग्रेजी सरकार को उसकी खुफिया एजेंसी लगातार यह सूचना दे रही थी कि भगत सिंह को बिना सरकारी गवाह बनाए, उसका रुख मोड़े बिना क्रांतिकारियों को दबाना संभव नहीं है। इसके बाद जेलर भगत सिंह को सरकारी गवाह बनाने के लिए खूब यातना देने लगे। कोड़े से मार मार कर भगत सिंह को बेहोश कर दिया जाता था और होश में आने के साथ ही फिर से वैसे ही कोड़े बरसाकर उन्हें बेहोश कर दिया जाता था और जब वे होश में रहते तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते। इस दरमियान जेलर उनके पास आकर उसका शुभचिंतक होने की बात कहकर उन्हें यह दिलासा दिलाता कर वे सरकारी गवाह बन जाते हैं तो वह उन्हें जेल से छुड़वा देंगे। या भगत सिंह की इस जिंदगी को जिल्लत भरी बताने के साथ इस बात की धमकी भी देता था कि एक एक कर तुम्हारे सारे साथी तुमसे अलग हो जाएंगे और तुम्हें तब इतनी कड़ी सजा दी जाएगी और तब कोई विरोध भी नहीं होगा। लेकिन भगत सिंह उसे ही नौकरी छोड़कर अपने साथ क्रांतिकारी बनने की बात करते। इससे कड़ी सजा के बावजूद भगत सिंह ने कभी अपना रुख नहीं बदला। यहाँ तक कि जब उसकी माँ उनसे मिलने जेल आती तब भगत सिंह अपने जख्मी शरीर को उसे ना दिखाने के लिए कंबल ओढ़ लिया करते थे।
हालांकि उसका माँ विद्यापति उसका सारा मर्म समझ जाती थी, फिर भी वे भगत सिंह का हौसला बढ़ाते हुए कहती कि गुलामी की लंबी जिंदगी से बेहतर है देश की आज़ादी की खातिर एक क्षण मिट जाया जाए। इधर जेल में सारे कैदियों के साथ साथ क्रांतिकारियों को भी कीड़े मकोड़े वाले कण युक्त आटे की बनी रोटी, पानी वाली सब्जी और दाल परोसी जाती। भगत सिंह ने इस खाने को खाने से इनकार कर दिया, फिर अन्य कैदियों ने भी इस खाने को खाने से इनकार कर दिया। जब जेलर ने भगत सिंह से खाना न खाने और भूख हड़ताल करने की जिद तोड़ने की बात की तो भगत सिंह ने जिद तोड़ने की जगह भूखे रहकर भी देश के लिए कुछ करने और मर मिटने की बात का जेलर तब यह धमकी देकर यहाँ से चला गया कि जब भूख से हथेलियाँ कुड़कुड़ाएंगी तब खुद ही मांग कर यही खाना खाएगा। और फिर वह वहाँ केहर सिंह नामक एक डाकू जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है उसे मगन से यही कंकड़ वाली रोटी खाते हुए दिखाते हुए कहता है कि कभी इसका भी काफ़ी आतंक हुआ करता था इस क्षेत्र में और यह तुम्हारे ही तरह दहाड़ता था, लेकिन अब यह चूहा बनकर यहाँ रह रहा है और जो मिल जाता है उसे खा रहा है। क्रांतिकारियों के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को जब 1 महीने बीत गए तब एक दिन पुलिस सुपरिटेंडेंट जेलर के साथ जेल की स्थितियों को देखने जेल आए। यहाँ पर जेलर ने उन्हें बताया कि भूख हड़ताल के इतने दिन बीत जाने पर भी इनकलाबियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वे अच्छा खाना दिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस पर गुस्साकर जेल अधीक्षक ने फरमान जारी कर दिया कि इनकलाबियों को पानी भी न दिया जाए। खाना नहीं मिलने से तो इनकलाबी पहले ही से कमज़ोर हो गए थे, लेकिन पानी नहीं मिलने से उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। यहाँ तक कि बंगाल के क्रांतिकारी जतिन दास ने पानी के अभाव में दम तोड़ दिया। इस घटना के बावजूद क्रांतिकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। भगत सिंह घूम घूम कर इनकलाब के नारा बुलंद करते रहे और इसे बड़ा अमानवीय बताते हुए जतिन दास के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देने की बात करते रहे। इधर जेल में बंद डाकू केहर सिंह इन इनकलाबियों की हट को देखकर उनके विचारों से प्रभावित होता जा रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि जब भारत माँ को अंग्रेजों ने कैद कर लिया है तो उस जेल पर धावा बोलकर उसे स्वतंत्र क्यों नहीं करवा लिया जाता है। जेल में बंद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव समेत अन्य क्रांतिकारियों के इस भूख हड़ताल की खबरों ने पूरी देश में क्रांति की एक नई बयान बहानी प्रारंभ कर दी थी। जगह जगह लोग इस बात को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने लगे थे। अंग्रेजों के लिए अब ज़्यादा दिनों तक इसके साथ ऐसा बर्ताव करना संभव नहीं था। ऐसे में अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध कोर्ट की अगली सुनवाई में बिना किसी प्रमाण के ही इन्हें 24 मार्च को फांसी द्वारा मृत्युदंड की सजा सुना दी। उसके बाद इन क्रांतिकारियों ने न सिर्फ जेल के अन्य कैदी बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे जनमानस भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पर उतरने लगा। विद्रोह की तेज होती आग को देखकर अंग्रेजों ने देश के इन वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च से भी एक दिन पहले सारे नियमों को ताक पर रखकर फांसी की सज़ा दे दी। अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा देकर इसके प्राण तो ले लिए, लेकिन मरकर भी ये क्रांतिकारी अमर हो गए और इन वीर शहीदों के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतवासियों ने 15 अगस्त 1947 को गुलामी के अपने आवरण को पूरी तरह से उतार कर अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेज अपने देश जाने के लिए मजबूर कर स्वतंत्रता का वरण कर लिया।